Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, Assalamu alaikum. I am here with you with the lecture number 14 of Data Structures and Algorithms course, and this is the fifth part of Algorithm Analysis series. And today we are going to discuss some examples at how we can calculate the running time of code segments. Let me introduce myself. My name is Dr. Aftab Akram, and I have done my PhD in Computer Science from South China Normal University in Guangzhou, China, and currently I am working as a lecturer in Division of Science and Technology, University of Education, Lahore. तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि इससे पहले हम क्या डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर जो पिछले दो लेक्चर्स थे उसमें हमने कुछ देखा था कि रूल्स हमने डिस्कस किए थे किस तरह से हम हमारे पास अगर रनिंग टाइम इक्वेशंस हैं तो हम उसकी बेस पे किस तरह से डिटरमिन कर सकते हैं कि हमने एवरेज केसेस या जो अपर बाउंड्स हैं लोअर बाउंड्स हैं एवरेज केसेस हमने किस तरह से लेने हैं। और जो लेक्चर नंबर 13 था इस पर हमने डिस्कस किए थे, कुछ रूल्स डिस्कस किए थे जिसकी मदद से हम जो है वो जो रनिंग टाइम है हमारे डिफरेंट कोड सेगमेंट्स का उसको हम कंबाइन कर सकते हैं। तो आज हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करनी है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। और टिपिकली जो भी आपके जब आप कोई भी एल्गोरिथम डिज़ाइन करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपको इसी तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो जो जो आपको प्रॉब्लम्स या कोड्स हैं वो इसी तरह के आप जो है वो लिखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट वी विल डिस्कस। हमारे पास एक एग्जांपल है, इसमें जो है वो हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है। दिस इज़ अ सिंपल असाइनमेंट स्टेटमेंट। आप इसको जो है वो इजीली देख सकते हैं। दिस इज़ अ सिंपल असाइनमेंट स्टेटमेंट इज इक्वल टू बी। तो इसमें हमने क्या किया है कि दो वेरिएबल्स हैं, तो हमने एक जो वेरिएबल बी है इसकी वैल्यू साइन कर दिया है। दिस इज़ अ सिंपल असाइनमेंट स्टेटमेंट। तो अब इसका जो रनिंग टाइम है दैट विल बी कांस्टेंट रनिंग टाइम विच इज़ 1। तो ये जो है ये इसका जो रनिंग टाइम हम लेंगे 1 लेंगे। तो इसमें हम जो है ये थीटा जो है वो नोटेशन यूज़ करेंगे। वी आर नॉट यूजिंग एक्चुअली अपर बाउंड्स और लोअर बाउंड्स, तो हम इसमें सब ये कह रहे हैं कि हम थीटा यूज़ करें। इसका मतलब जो है वो ये है कि हम ये जूम करें कि दीज प्रॉब्लम्स हैव सेम अपर एंड लोअर बाउंड्स। तो इसका थीटा जो है वो 1 होगा। तो इसमें दैट दिस एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन है दिस विल बी एग्जीक्यूटेड इन अ कांस्टेंट टाइम। तो इस तरह की जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी, असाइनमेंट स्टेटमेंट जितनी होंगी, उनका जो रनिंग टाइम है दैट विल बी ऑलवेज कांस्टेंट होगा। तो अगर मल्टीपल हो तो हम सिंपली सिर्फ क्या करते हैं कि हम उनको ऐड कर देते हैं। अगर दो असाइनमेंट स्टेटमेंट्स हैं तो इनका रनिंग टाइम 2 होगा। बट लेकिन इसमें यह है कि इनपुट के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इनपुट के साथ ये कोई इंक्रीज़ या डिक्रीज़ से वो ये रनिंग टाइम नहीं हो रहा। सिंपली क्या होगा कि जितनी भी असाइनमेंट स्टेटमेंट्स हैं आप उनको बस ऐड कर दें। अगर n स्टेटमेंट्स हैं तो उनका जो रनिंग टाइम है दैट विल बी n। सिंपल इसी तरह से जो है वो हम इसको लेंगे। ओके, अब थोड़ी सी आगे चलते हैं और इससे थोड़ी सी जो एग्जांपल है वो हम थोड़ी सी तो एक थोड़ी सी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ी सी एक फॉर्मल सी एग्जांपल है, इसको हम देखते हैं। इन दिस एग्जांपल वी विल डिस्कस द रनिंग टाइम ऑफ फॉर लूप। तो फॉर लूप जैसे आपको पता है कि यू हैव ऑलरेडी सीन इट, आपने अपने जो दो प्रोग्रामिंग के कोर्स हैं उसमें काफ़ी दफ़ा जो है यूज़ की होगी। सो दिस इज़ अ सिंपल कोड सेगमेंट। इसमें पहली एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है और उसके बाद एक फॉर लूप है। तो इसका हमने भी लास्ट एग्जांपल में देखा था कि इस असाइनमेंट स्टेटमेंट का जो इसकी जो एग्जीक्यूशन टाइम है दैट विल बी कांस्टेंट 1 होगा। और एक असाइनमेंट स्टेटमेंट ये है, बट ये उतनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगी जितनी दफ़ा ये लूप चलेगी। तो लूप को अगर हम देखें तो ये हमारा आई जो है काउंटर वेरिएबल है और आई की जो टर्मिनल कंडीशन है वो हमने n से दी है। n इज़ सम इनपुट साइज। अब इसके ये लूप कितनी दफ़ा चलेगी डिपेंड्स अपॉन n कि n की वैल्यू जो है वो क्या है। अगर n की वैल्यू 10 है तो ये 1 से स्टार्ट हो रही है अप टू 10 तक जा रही है। तो इस मीन कि ये लूप जो है वो 10 टाइम्स चलेगी। ये इंक्रीमेंट हो रहा है
तो ये सिंपल एक असाइनमेंट स्टेटमेंट लूप के फॉर लूप के अंदर है। तो अगर इस कोड सेगमेंट को हम एनालाइज करें तो इसमें हम देखते हैं कि जो फर्स्ट लाइन है ये वाली, इसका जो रनिंग टाइम है दैट इज़ थेटा ऑफ 1 कॉन्स्टेंट रनिंग टाइम है। वो जो फॉर लूप है ये एन टाइम्स चल रही है। तो ये स्टेटमेंट भी जो है थर्ड स्टेटमेंट, दिस इज़ आल्सो टेकिंग कॉन्स्टेंट टाइम बट दिस इज़ पार्ट ऑफ फॉर लूप। तो अगर हम इसको जो रूल नंबर 4 से सिंप्लीफाई करें तो इससे जो है वो हमें ये पता चलेगा कि दीज टू लाइंस आर मेकिंग फॉर लूप जो है, इसको अगर हम देखें तो फॉर लूप इज़ थेटा ऑफ एन। तो चूंकि इसका कांस्टेंट टाइम है इसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं। ये जो हमारी पहली असाइनमेंट स्टेटमेंट है इसका रनिंग टाइम कांस्टेंट है तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, और हम सिर्फ इसका ये जो फॉर लूप है इसी के रनिंग टाइम को हम कंसिडर करेंगे एज द टोटल रनिंग टाइम ऑफ दिस कंप्लीट कोड सेगमेंट। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो टोटल जो रनिंग टाइम होगा दैट विल बी थेटा ऑफ एन। तो ये एक सिंपल फॉर लूप के लिए जो है ये हम जो है हमने ये रनिंग टाइम जो है वो कैलकुलेट कर लिया। अब आपके प्रोग्राम में जितनी भी फॉर लूप्स होंगी तो सिंपली क्या होगा कि उनका जो रनिंग टाइम है वो आप रूल 3 और 4 की मदद से सिंप्लीफाई करके जो है वो निकाल सकते हैं। लेकिन अगर सिंगल फॉर लूप है तो उसका रनिंग टाइम ऑलवेज क्या होगा, दैट विल बी थेटा ऑफ एन। अच्छा, इसके बाद अब अगले स्टेप में चलते हैं। इसमें हमारे पास जो है वो एक से ज़्यादा फॉर लूप्स हैं। कोड सेगमेंट एक ही है और उसमें हमारे पास दो फॉर लूप्स हैं। और इसमें अगर आप देखें ये जो पहली फॉर लूप है दिस इज़ एक्चुअली अ नेस्टेड फॉर लूप। ये आप देख सकते हैं कि लूप के अंदर एक और लूप है, और जो दूसरी है फॉर लूप ये सिंगल फॉर लूप है, दिस इज़ सिंपल फॉर लूप। अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो ये जो सेकंड है ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी, एग्जांपल नंबर 3.10 में जो डिस्कस की थी। उसमें देखें कि ये सिंपली के जो है ये काउंटर वेरिएबल है बट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 इंस्टेड ऑफ 1, लेकिन इसकी जो टर्मिनल कंडीशन दैट इज़ लेस देन n। तो अगर n की वैल्यू 10 होगी, सपोज कि n की वैल्यू को अगर हम 10 लेते हैं और k जो 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ये लूप जो है वो 0 से लेकर 9 तक चलेगी, बट दिस विल बी अगेन 10 टाइम्स ये लूप जो है ये चलेगी। तो इस वजह से जो है वो उसके जो रनिंग टाइम में फ़र्क नहीं पड़ा कि हमने यहाँ पे जो वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू और उसकी टर्मिनल कंडीशन चेंज की है, तो इससे टोटल रनिंग टाइम पे फ़र्क नहीं पड़ा। दिस इज़ अगेन 10 जो कि n की वैल्यू है। तो इसमें इनके इसका भी जो रनिंग टाइम है दैट विल बी, अगर हम थेटा की फॉर्म में लें तो वो n होगा। थेटा इज इक्वल टू n ही जो है वो हम यहाँ पे लेंगे। अच्छा, दूसरी जो पहली जो फॉर लूप है इसका जो है वो कुछ इस तरह से है कि ये वाली जो फॉर लूप है ये नेस्टेड फॉर लूप है। तो इसको हम जब इसकी असेसमेंट एनालिसिस स्टार्ट करते हैं तो हम इनर लूप से आउटर लूप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि ये जो है दिस इज़ आई एंड एक्चुअली दिस आई इज़ द काउंटर वेरिएबल फॉर आउटर लूप। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। तो ये जो आउटर लूप है इसके लिए भी हमने जो काउंटर वेरिएबल सेट किया हुआ है n को किया हुआ है। तो अगेन क्या होगा कि अगर n की वैल्यू 10 है तो i की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है एंड इट विल गो अप टू n, बिकॉज कंडीशन हमारी ये कहती है कि i इज़ लेस देन इक्वल टू n। तो इसकी इस वजह से जो है ये n टाइम्स ही ये आउटर लूप जो है वो चलेगी। लेकिन इनर लूप की जो नंबर ऑफ आइटरेशन है ये चेंज होंगी। वो कैसे चेंज होंगी कि फर्स्ट टाइम i की वैल्यू जो है 1 होगी, j की वैल्यू भी 1 है तो ये लूप एक दफ़ा चलेगी। बट जब i की वैल्यू 2 हो जाएगी तो इनर लूप जो है वो 2 टाइम्स चलेगी, और जब i की वैल्यू 3 हो जाएगी तो ये जो इनर लूप है ये जो है ये 3 टाइम्स चलेगी। तो जैसे जैसे i की वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाएगी, पहली इटरेशन फर्स्ट टाइम में आउटर लूप की फर्स्ट इटरेशन में इनर लूप 1 टाइम चलेगी, दूसरी इटरेशन में 2 टाइम्स चलेगी, तीसरी इटरेशन में 3 टाइम्स, फिर 4, फिर 5। तो अब ये देखें कि ये इंक्रीमेंट हो रहा है और आखिरी जो इटरेशन होगी उसमें ये 10 टाइम्स चलेगी। तो अब आप देखें कि ये इंक्रीमेंट हो रहा है, और जैसे जैसे आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होती जा रही है उसके साथ साथ जो इनर लूप के जो इटरेशन है ये भी इंक्रीज होती जा रही है। तो आइए इसको जो है ज़रा डिटेल से एनालिसिस करते हैं।
तो इसके जो है 3 सेपरेट पार्ट्स हैं, एक ये असाइनमेंट स्टेटमेंट है और दो दो ये लूप स्टेटमेंट्स हैं. द फर्स्ट असाइनमेंट स्टेटमेंट एंड 2 फॉर लूप्स. अगेन द असाइनमेंट स्टेटमेंट टेक्स कांस्टेंट टाइम, हम उसको C1 कह देते हैं. इसका जो टाइम है कांस्टेंट ये वो हम लास्ट एग्जांपल में भी देख चुके हुए हैं. वो जो सेकंड फॉर लूप है ये वाली, ये अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इसका जो रनिंग टाइम है दिस इज़ n. तो इसको हम C2 कह देते हैं. तो C2 जो है वो होगा n. C2n इसको जो है वो हम इसको कह देंगे बिकॉज दिस इज थीटा ऑफ n. तो इसको हम कह देंगे कि इसका जो रनिंग टाइम है वो n है. अब जो क्वेश्चन है बेसिकली वो इनर फॉर लूप है, थोड़ा सा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. बाकी इसको हम अगली स्लाइड में हम इसको डिटेल से देखते हैं. तो इसमें अगर आप देखें तो the first loop is double loop and requires a special technique. We work from inside of the loop outward. The expression sum plus plus requires a constant. हम इसको constant time हम इसको C3 कह देते हैं. तो because the inner loop is executed I times. तो I basically क्या था, ये जो outer loop थी ये उसका ये एक्चुअली उसी का ही आप ये कह सकते हैं कि उसका काउंटर वेरिएबल था. तो हमने इसको इनर लूप की टर्मिनल कंडीशन में हमने इसको दिया था. तो बाय सिंप्लीफाइंग रूल 4 इट हैज़ कॉस्ट C3I. द आउटर लूप इज एक्सिक्यूटेड n टाइम्स बट ईच टाइम द कॉस्ट ऑफ द इनर लूप इज डिफरेंट बिकॉज इट कॉस्ट C3I विद I चेंजिंग ईच टाइम. लेकिन ये क्या हो रहा है कि I जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज हो रहा है, उसकी वैल्यू सेम नहीं है. जैसे n की वैल्यू जो है वो तो सेम ही रहेगी. तो इसलिए हम चलने से पहले ये आइडिया लगा सकते हैं कि जो लूप है ये n टाइम्स जो है वो चलेगी. लेकिन जो इनर लूप है इसमें क्या हो रहा है कि I चेंज हो रहा है. तो I के चेंज होने से हर आइटरेशन में आउटर लूप की इनर लूप की नंबर ऑफ आइटरेशन जो है वो चेंज हो रही है. तो यू शुड सी दैट फॉर द फर्स्ट एग्जीक्यूशन द आउटर लूप I इज़ 1. तो इनर लूप जो है 1 टाइम चलेगी. सेकेंड आइटरेशन में जो I2 हो गया तो इनर लूप जो है वो 2 टाइम्स चलेगी. तो ईच टाइम थ्रू द आउटर लूप I बिकम्स 1 ग्रेटर अंटिल द लास्ट टाइम थ्रू द लूप व्हेन I इज इक्वल टू n. तो आखिरी जो होगा वो होगा कि उसकी लास्ट आइटरेशन होगी वो n के इक्वल हो जाएगी. दस द टोटल कॉस्ट ऑफ द लूप इज C3 टाइम्स द सम ऑफ इंटीजर्स 1 थ्रू n. तो अब क्या होगा कि हमने जैसे देखा था कि फर्स्ट टाइम वो 1 टाइम चल रही है, सेकेंड टाइम वो 2 टाइम्स चल रही है, थर्ड टाइम वो 3 टाइम्स चल रही है, अप टू वो जाएगी n तक. तो बेसिकली क्या है कि 1 से लेकर n तक इंटीजर्स का सम है और उसको हम ये इस तरह से इस इक्वेशन से जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो ये हमारे पास जो है ये n स्क्वायर है. दिस इज़ अगेन विच इज़ थीटा ऑफ n स्क्वायर. तो अगर हम इन तीनों जो कोड सेगमेंट्स हैं इनके रनिंग टाइम को अगर हम ऐड कर दें, पहले का कांस्टेंट है C1, दूसरे का C2n है और तीसरे का C3n स्क्वायर है. तो इसमें जो लोअर ऑर्डर टर्म्स हैं इनको हम इग्नोर कर सकते हैं और तो जो हमारे पास सिर्फ जो टर्म बचेगी दैट इज़ n. तो इसका मतलब है कि इस पूरे कोड सेगमेंट की जो इसकी कॉस्ट है दैट इज़ द थीटा ऑफ n स्क्वायर. तो n स्क्वायर इसका जो है वो एग्जीक्यूशन टाइम है. तो इसमें जैसे हम देखते आ रहे हैं कि आपने जो चीज़ मेनली आपने देखनी है वो ये देखनी है कि कौन सा आपके पूरे कोड में कौन सा ऐसा एक पोर्शन है या हिस्सा है जिसकी जो कॉस्ट है वो हायर है. तो आपने उसी को जो है वो कंसीडर करना है फॉर योर टोटल कॉस्ट ऑफ द कोड सेगमेंट. ओके, नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल. अगले एग्जांपल की तरफ जो है वो, तो इसमें हम फिर जो है वो एक नेस्टेड लूप जो है वो देख रहे हैं बट दिस इज़ लिटिल डिफरेंट. जो है वो दो हमने जो है कंपेयर करना है. ये जो है ये हम देख चुके हुए हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था. इसका जो रनिंग टाइम हमने निकाला था वो हमने थीटा ऑफ n स्क्वायर निकाला था. इसमें क्या है कि जो आउटर लूप जो इनर लूप है इसकी जो नंबर ऑफ आइटरेशन है डिपेंड कर रही है I पे विच इज़ द काउंटर वेरिएबल फॉर आउटर लूप. तो फर्स्ट टाइम ये 1 चलेगी, फिर 2, फिर 3 और फिर अप टू ये जाएगी n तक. ये वाली जो फर्स्ट लूप है दिस इज़ सिंपलर. ये उनसे जो है वो थोड़ी सिंपल है क्योंकि इसमें देखें कि हमने इनर और आउटर लूप के लिए सेम काउंटर वेरिएबल यूज़ किया विच इज़ n. तो अब इसमें क्या है कि जो आउटर लूप है ये भी n टाइम्स चलेगी और जो इनर लूप है ये भी n टाइम्स चलेगी.
तो आउटर लूप की हर इटरेशन के लिए जो इनर लूप है ये n टाइम्स चलेगी, तो इसलिए जो इनका भी जो रनिंग टाइम है दैट इज सिंपली n स्क्वायर। तो हमने इनका जो है वो एसिम्प्टोटिक एनालिसिस करना है, कंपैरिजन करना है, इनके कंपेयर करना है दीज टू कोड फ्रेगमेंट्स। तो लेट्स सी अगले हैं। So in the first double loop, the inner for loop always executes n times because the outer loop executes n times. It should be obvious that this statement sum1 plus plus is executed precisely n square times. तो ये तो सिंपल है बिल्कुल, क्योंकि आउटर लूप भी जो है वो भी n टाइम्स चल रही है, तो इनर लूप भी n टाइम्स चल रही है, तो इनका जो सिंपली जो है वो एग्जीक्यूशन टाइम हो जाएगा n स्क्वायर। The second loop is similar to the one analyzed in the previous example, while cost इसकी जो है वो j is equal to 1 to n, तो j है this is approximately half n square। इसका अगर हम इसका एक एवरेज केस लें, thus the both double loop cost theta of n square। Now the second requires about half of the first। तो जो फर्स्ट जो सेकंड वाली है उसमें ये हो रहा है कि वो एग्जैक्टली n स्क्वायर नहीं चल रही, उसके हम एक अपर बाउंड तो ले सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली वो n स्क्वायर टाइम्स जो है, यानी कि अगर इसमें हम लेट्स पे n 5 लेते हैं तो 5 इंटू 5 दिस इज़ 25, लेकिन जो सेकंड लूप है वो एग्जैक्टली 25 टाइम्स नहीं चलती है, अप्रोक्सीमेटली वो हाफ टाइम जो है वो हाफ ऑफ चलेगी। लेकिन चूँकि ये जो आउटर लूप है इसका जो है वो जो दूसरी लूप है इसका जो है वो रनिंग टाइम जो है वो अगर हम दोनों को मिला लें, तो चूँकि हम हायर वाला जो लेते हैं जो ज़्यादा जिसका एग्जीक्यूशन टाइम ज़्यादा है, जिसकी कॉस्ट हाई है, वो हम उसको जो है कंसिडर करते हैं, तो इसलिए दोनों कोड सेगमेंट्स की जो कंबाइंड कॉस्ट होगी दैट विल बी थीटा ऑफ n स्क्वायर होगी। तो हम इसमें यहाँ पे जो है थीटा ऑफ n स्क्वायर जो है वो ही यहाँ पे जो है वो लेंगे। ओके, तो इसमें हमने दोनों तरह की हमने जो लूप्स हैं वो डिस्कस कर लिए, दो तरह की नेस्टेड लूप, एक वो जिसका एग्जैक्टली जो है वो n स्क्वायर एग्जीक्यूशन टाइम था और एक जिसका उससे हाफ था। तो हमने इन दोनों को जो है वो हमने कंसीडर जो है वो हमने कर लिया है। ओके, नेक्स्ट नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ओके, तो ये एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, और इस एग्जांपल में जो है वो हम अगेन नेस्टेड लूप से हम ले रहे हैं, लेकिन इन नेस्टेड लूप का जो रनिंग टाइम है वो n स्क्वायर नहीं है, बल्कि n स्क्वायर से थोड़ा डिफरेंस है। तो ये दो लूप्स हैं बिल्कुल स्ट्रक्चर में ये सेम है, लेकिन इनमें स्लाइड सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस जो है वो ये है कि यहाँ पे हमने जो इनर लूप में जो टर्मिनल जो वेरिएबल लिया वो n लिया और यहाँ पे k लिया। तो अभी मैं डिटेल से इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा जो हमने एक रिस्ट्रिक्शन एक लगाई है, वो ये है कि जो n है ये ऑलवेज जो है वो 2 की पावर में होगा। इसका मतलब है कि n की वैल्यू जो है वो 2 हो सकती है, या फिर 4 होगी वैल्यू, या 8 होगी। तो इसमें क्या है कि इसमें दिस मीन्स अगर 2 है तो इसका मतलब है 2 रेज़ टू पावर 1, ये 2 रेज़ टू पावर 2 है, और ये 2 रेज़ टू पावर 3 है, या इससे ऑनवर्ड जो है वो हम ले सकते हैं। तो लेट्स से कि हम इसमें इस तरह से करते हैं कि n की वैल्यू जो है वो हम ले लेते हैं, वो जस्ट कि हम इसको ब्रीफली जो है वो हमने डिस्कस करना है। तो n की वैल्यू हम 8 ले लेते हैं, विच इज़ एक्चुअली इसको अगर हम देखें सो दिस इज़ 2 रेज़ टू पावर 3। तो अगर हम इसको इस फॉर लूप को एनालाइज करें तो ये हमारी पहली जो असाइनमेंट स्टेटमेंट है इसका रनिंग टाइम जो है वो कांस्टेंट है, 1 है। यहाँ पे ये जो k है दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इन गोइंग अप टू n, और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका जो इंक्रीमेंट है दिस इज स्लाइटली डिफरेंट। इस स्टेटमेंट का जो मतलब है वो ये है कि इसको हम इस तरह से लिखेंगे, जब इसको हम एक्सपेंड करके लिखेंगे सो दिस इज k इंटू 2, तो ये ऐड नहीं हो रहा है बल्कि मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब हम देखते हैं, और इनर लूप जो है ये n टाइम्स चलेगी बिकॉज इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप टू n। तो n की जो भी वैल्यू होगी ये n टाइम्स ये जो इनर लूप है ये चलेगी। तो अगर फर्स्ट इटरेशन में k की वैल्यू 1 होगी, दिस कंडीशन इज ट्रू बिकॉज 1 इज़ लेस दैन 8। तो और उसके बाद हम आ जाएंगे इनर लूप n टाइम्स चलेगी। यहाँ पे हम k की वैल्यूज़ लिख देते हैं। फर्स्ट इटरेशन में k की वैल्यू 1 है,
सेकेंड इटरेशन में जब हम यहाँ पे इंक्रीमेंट के लिए पहुँचेंगे तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। के 1 है, 1 इंटू 2, तो ये वैल्यू 2 हो जाएगी। बट दिस इज़ ये जो कंडीशन है ये 2 होगी, बिकॉज उसका मतलब जो उसकी वजह ये है कि ये जो है 2 इज़ लेस देन 8। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होगा कि हम दोबारा जो है वो हम ये इनर लूप जो है ये अगेन n टाइम्स चलेगी। उसके बाद फिर हम यहाँ पे आएंगे तो k की वैल्यू 2 है, 2 इंटू 2 ये 4 हो जाएगी। 4 इज स्टिल लेस दैन 8, तो कंडीशन 2 है। अगेन हम इनर लूप की तरफ आएंगे, इनर लूप n टाइम्स चलेगी और दोबारा हम यहाँ पे आ जाएंगे। अब इसकी जो k की वैल्यू है ये हो जाएगी 8, बट द कंडीशन इज स्टिल ट्रू बिकॉज उसकी वजह ये है कि दिस इज़ इक्वल टू n। ओके, तो अब उसके बाद फिर क्या होगा कि ये इनर लूप की तरफ आएंगे। इनर लूप जो है वो अगेन n टाइम्स जो है वो चलेगी। n टाइम्स का मतलब ये है कि 8 टाइम्स ये लूप चलेगी। और उसके बाद फिर क्या होगा कि k की वैल्यू 16 हो जाएगी और ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, हम लूप से बाहर आ जाएंगे। तो इसका जो एग्जीक्यूशन टाइम है दैट विल बी log n, प्रोवाइडेड कि हमने जो है यहाँ पे हम log जो है वो बेस 2 का ले रहे हैं। तो प्रोवाइडेड कि हमने क्या किया कि हमने ये जो n है ये हमने 2 की पावर में लिया हुआ है। तो ये क्या होगा कि ये log n इसका जो है एग्जीक्यूशन टाइम होगा, लेकिन इनर लूप का जो इसका जो एग्जीक्यूशन टाइम है दैट इज़ n। इसी तरह से सेकंड लूप है, इसमें भी सेम वही उसी तरह से हमने किया है, लेकिन सिर्फ एक इस जगह पे एक स्लाइड सा डिफरेंस है। और यहाँ पे हमने क्या किया है कि n की बजाय k ले लिया। अब इसमें क्या होगा कि फर्स्ट इटरेशन में ये लूप एक दफ़ा चलेगी, सेकंड इटरेशन में ये 2 दफ़ा चलेगी, फिर 4 दफ़ा और फिर 8 दफ़ा जो है ये टोटल इसकी जो एग्जीक्यूशन जो है वो हर इटरेशन में चेंज होती जाएंगी। बिकॉज हम जैसे जैसे k की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे इनर लूप की नंबर ऑफ इटरेशन भी चेंज होती जाएंगी। तो इसको थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करते हैं। When analyzing these two code fragments, we will assume that n is a power of 2, ये हमने भी देख लिया। The first code fragment has is out of for loop executed log n plus 1। तो देखा था हमने 4 टाइम्स जो है वो चल रही है वो लूप, 4 टाइम्स वो जो है वो लूप चलेगी प्लस 1 उसमें हमने लिया, बिकॉज कि अगर आप log n लेंगे तो वो log n जो है वो हमारे पास आएगा 3, लेकिन लूप हमारी चल रही थी टोटल 4 टाइम्स। तो फिर हम 3 प्लस 1 करेंगे तो दैट विल बी 4 टाइम्स। तो एग्जैक्टली उसका जो रनिंग टाइम है दैट इज़ log n प्लस 1। ओके, तो उसकी रीज़न ये है कि इन ईच इटरेशन k is multiplied by 2 until it reaches n। Because the inner loop always executes n times, the total cost for the first code fragment is expressed as I is equal to 0 to log n। और ये n जो है वो हमने ले लिया उसको, क्योंकि वो अब उसमें क्या होगा कि हमने ये देखना है कि जो है वो टोटल दोनों टाइम जो फर्स्ट सेट था जो लूप्स का नेस्टेड लूप्स का वो कितने टाइम चला है, तो हम ये इस समेशन से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इट्स वेरी सिंपल कि उसमें क्या होगा कि फर्स्ट टाइम जो है वो हमने सिर्फ क्या करना है कि वो चूँकि 4 टाइम्स चली है, तो अगर n 8 है तो फर्स्ट टाइम वो 4 टाइम्स चलेगी, फिर अगली टाइम 8 टाइम्स चलेगी, फिर 8 टाइम्स चलेगी। तो टोटल जो एग्जीक्यूशन टाइम है दैट इज़ एक्चुअली 8 प्लस 8 एंड दिस इज 632 टाइम्स जो है वो टोटल वो लूप चलेगी। लेकिन ये उसकी एक इक्वेशन है जिससे आप समीशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। Note that a variable substitution takes place here to create a summation with k is equal to 2i। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 2.3 सोल्यूशन ऑफ दिस समीशन इज n log n। तो इसको अगर हम इसका जो है वो हम देखें, ये हम इक्वेशन 2.3 में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका जो सोल्यूशन है वो है थीटा ऑफ n log n। इन द सेकंड कोड फ्रैगमेंट द आउटर लूप इज आल्सो एग्जीक्यूटेड log n plus 1 टाइम। द इनर लूप हैज कॉस्ट k which doubles each time। The summation can be expressed as this one। तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेर n इज assumed to be power of 2 and again k is equal to 2 power i। ओके, तो ये जो समीशन है फ्रॉम इक्वेशन 2.2, तो इसका मतलब है कि ये जो समीशन है सिंपली थीटा ऑफ n जो है वो हम इसको जो है वो
लेंगे। तो ये जो दो लूप्स हैं इसके रनिंग टाइम जो है वो हमने देख लिए। इनके रनिंग टाइम जो है वो एन स्क्वायर नहीं थे बल्कि एन स्क्वायर से डिफरेंट थे। लॉग पे हमने जो दिया और हमने देखा कि अगर आप किसी भी फॉर लूप को लॉग लॉग टाइम में एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो वो हम किस तरह से एक जो एक जो फॉर लूप है वो लॉग टाइम में हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं। ओके, सिमिलरली हमारे पास जो है वो वाइल लूप्स हैं और वाइल लूप की जो एनालिसिस है बिल्कुल हम उस तरह से करते हैं जिस तरह से फॉर लूप का करते हैं। इसमें कोई डिफरेंस जो है वो इनमें जो है वो नहीं है। इसके अलावा हमारे पास इफ़ स्टेटमेंट होती है। तो इफ़ स्टेटमेंट का जो हमारे पास जो हम उनकी करते हैं वो इट डिपेंड्स अपॉन कि उसमें वो नेस्टेड या मल्टीपल इफ्स हैं तो उसमें कितने देन या एल्स क्लासेस हैं तो उसके जो हाईएस्ट कॉस्ट होगी वो हम देखेंगे कि हमने ये देखने काउंट करना है कि हमारे पास कितनी एल्स या देन या एल्स क्लासेस हैं। तो हम जो हायर नंबर होगा वो लेंगे। इन वर्स्ट केस क्या होगा कि हम उनको एग्जीक्यूट करते रहेंगे और कंपैरिजन करते रहेंगे और हमें मैक्सिमम नंबर करने पड़ेंगे कि जितने हमारे पास एल्स क्लासेस हमारे पास होंगे। This is also true for every case assuming that the size n does not affect the probability of executing one of the classes, which is usually but not necessarily true. इसी तरह से जो स्विच स्टेटमेंट है फॉर स्विच स्टेटमेंट द वर्स्ट केस कॉस्ट इज दैट ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव ब्रांच। इसका मतलब ये है कि जो स्विच स्टेटमेंट है इसको हम यूज़ करते हैं मल्टीपल इफ्स के अल्टरनेटिव के तौर पे। तो उसमें भी हम ये देखेंगे कि हमारे पास हाईएस्ट नंबर ऑफ जो हाईएस्ट नंबर ऑफ जो हमारे पास जो कंपैरिजन हैं वो कितने हैं, ठीक है। और उसमें हमने जो है वो सब रूटीन जो होंगी उनकी कॉल को सिंपली हम अगर हमने कोई फंक्शन कॉल की है स्विच के उसमें स्टेटमेंट के तौर पे तो हम उनकी कॉस्ट भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। ओके, ये एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। इसमें एक बाइनरी सर्च जो है वो उसको हम डिस्कस करेंगे। बाइनरी सर्च में क्या होता है कि हमने ये पहले भी देख चुके हुए हैं कि हमारे पास एक अरे होती है। जिस तरह से ये एक अरे है इसमें हमने इसका जो टोटल साइज़ है एन जो है वो इस यहाँ पे 16 है। ये देखें 0 से लेकर 15 तक है तो इसका ये 2 बाइट्स सिंपल इसका मेमोरी में स्पेस लेगी। सॉरी, अगर हर एक के लिए जो है वो एक बिट हो तो दिस इज़ एक्चुअली टोटल 16 लोकेशंस। तो इसमें हम इस तरह से करते हैं कि हम उसको हर रोटेशन में हम इस अरे को हाफ में डिवाइड करते जाते हैं। तो हमने कोई एक वैल्यू हमने सर्च करनी है जिसको कि हम के कह देते हैं। तो फर्स्ट टाइम हम देखेंगे कि मिडिल लोकेशन में यहाँ पे इसकी जो मिडिल लोकेशन है वो ये 7 है। 7 पे देखेंगे अगर वो नहीं है तो इसके साथ कंपेयर करेंगे के को और वो कंपैरिजन हमें बताएगा कि हमने राइट सब अरे सेलेक्ट करनी है लेफ़्ट सब अरे सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे जो हम वैल्यू सर्च कर रहे हैं वो 45 है। लेट्स से कि के की वैल्यू जो 45 है। तो अब चूँकि 45 जो है ये 41 से ग्रेटर है तो इसका मतलब है कि सॉर्टेड अरे है। तो लाजमी बात है कि जो 45 है वो राइट सब अरे में होगा। तो हम राइट सब अरे की तरफ इसको कंसीडर करेंगे। यहाँ पे अब हम देखेंगे अब अगेन हम क्या करेंगे कि इसका जो है फिर अगेन इसका हम हाफ जो है वो हम लेंगे और ये हाफ जो है ये 11 पे होगा। 11 पे देखेंगे अब हम देखेंगे कि जो 56 है ये 45 से बड़ा या छोटा है। तो 45 चूँकि 56 से लेस है तो हम लेफ़्ट सब अरे जो है उसको सिलेक्ट करेंगे। और नेक्स्ट टाइम फिर क्या होगा कि इस लेफ़्ट सब अरे में 3 एलिमेंट्स जो है वो रहेंगे, ये 3 एलिमेंट्स। तो इसका हम मिडल एलिमेंट जो है वो लेंगे विच इज़ 9 और 9 से कंपैरिजन करेंगे। उसके बाद फिर हमारे पास जो फाइनली होगा चौथा कंपैरिजन जो है उसमें हमें पता चलेगा कि जो 45 है वो लोकेशन नंबर n पे एग्जिस्ट करता है। तो यही सारी डिस्कशन जो है वो हमने यहाँ पे की हुई है कि हमारे पास 45 है। बाइनरी सर्च फर्स्ट चेक्स द वैल्यू पोजीशन 7। तो 45 41 जो है वो के से लेस है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है राइट सब अरे में है तो हम इसको राइट सब अरे में सर्च करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम इसे 11 से कंपेयर करेंगे और चूँकि 11 मिडल आ रही है बिल्कुल, आप इसमें देख सकते हैं कि दिस इज़ एग्जैक्टली द मिडल। चूँकि ये देखें कि दीज आर
एग्जैक्टली 8 वैल्यूज़, तो उसमें से हमने जो है वो ये वाली वैल्यू जो है वो सिलेक्ट की है। ओके, तो इसी तरह से फिर जब 11 को भी हम चेक कर लेंगे, फिर हमारे पास ये ऑड में बचेगी 3 रोज, ये 3 ये सब रे जो बचेगी, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, उसमें से हम 9 को जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो इसी तरह से हमें पता चल जाएगा कि ये 45 जो है वो 8 लोकेशन पे है और वो हमारा आंसर होगा। ओके, तो अगर ये नहीं मिलती है तो it returns the value of n indicating that the search is unsuccessful. Okay. Okay, this is the algorithm for binary search. ये लास्ट स्लाइड में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी डिटेल से। तो इसमें जो है वो हम ये हमारे पास फंक्शन है, इसका नाम हमने रखा है बाइनरी, और इसको 3 चीज़ें जो है वो हम इसको पास ऑन कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज़ द अरे, ये एक अरे है, दिस इज़ इंटीजर टाइप एन, एन जो है वो साइज ऑफ अरे है, ये जो के है ये वो वैल्यू है जो हमने उसमें अरे में सर्च करनी है। तो यहाँ पे हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि ये जो अरे है ये प्री सॉर्टेड है फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट। तो इसमें अब क्या है कि एल्गोरिदम में हम देखते हैं कि कुछ इसमें असाइनमेंट स्टेटमेंट्स हैं जिनका फिक्स रनिंग टाइम है, और यहाँ पे लूप है, वाइल लूप है। अच्छा, इसमें ये एल और आर दो लिए, दिस स्टैंड्स फॉर लेफ्ट एंड राइट। तो ये आप ये कह सकते हैं कि जैसे हमारे पास अभी जो पिछली एग्जांपल में हमने अरे देखी थी, तो इसमें जो है इसका साइज़ 16 था, इसमें 16 टोटल एलिमेंट्स थे। तो एल जो होगा वो इसके यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे, और आर जो है वो राइट साइड पे इंडिकेट कर हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एन जो है जो साइज़ ऑफ अरे है दैट इज़ 16, लेकिन इस अरे में यहाँ पे जो कोई भी इंडेक्स नंबर 16 नहीं है, बिकॉज इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। सो इट्स मीन के 0 से 15 तक होंगे, टोटल ये जो एलिमेंट्स होंगे 16 होंगे, लेकिन जो इंडेक्स नंबर है उनमें से कोई भी 16 जो नहीं होगा, आखिरी जो इंडेक्स नंबर है वो 15 होगा, और आर की वैल्यू 16 है। इट्स मीन इट्स बियॉन्ड द लिमिट्स, अरे से बाहर है। और इसी तरह से एल को भी जो इस तरह लेफ्ट साइड से जो पहला जो इंडेक्स है दैट इज़ 0, लेकिन हमने एल को इनिशलाइज किया -1 से। तो ये जो दोनों है ये इनिशियली ये जो है ये अरे बाउंड से बाहर होंगे, और उसका मकसद सिर्फ ये है कि हम इसका जो इफेक्टिवली इसका जो मिडिल एलिमेंट है वो हम कैलकुलेट कर सकें। ओके, तो ये इनिशलाइज किया हमने इसको, ये सिंपल 2 असाइनमेंट स्टेटमेंट्स हैं, इनका फिक्स रनिंग टाइम है। ये हमारी टर्मिनल कंडीशन है। टर्मिनल कंडीशन का मतलब ये है कि अगर ये लेफ़्ट और राइट वाले ये दोनों मिल जाए आपस में, इस वक्त ये दोनों जो हैं ये बिल्कुल एक एंड्स पे हैं, एक दूसरे से टोटली ऑपोजिट हैं। तो अगर ये दोनों मिल जाएं, जैसे l+1 सपोज कि l+1 जो है इसको अगर हम करेंगे तो l-1 या +1 ये 0 हो जाएगा, और अगर r भी 0 हो, यानी कि मतलब ये कि अरे का साइज़ 0 हो, तो इट्स मीन कि इस अरे में या तो हमने सर्चिंग स्टॉप कर दी हुई है, हम जो है इन दोनों को हमने जो है वो हमारी सर्च जो बार बार इसको स्प्लिट कर रहे थे वो ख़त्म हो चुकी हुई है, या फिर ये है कि इस अरे का साइज़ ही 0 है और इसमें कोई एलिमेंट जो है वो मौजूद नहीं है, तो हम अपनी सर्च को स्टॉप कर देंगे। तो दैट्स मीन ये टर्मिनल कंडीशन हमने यहाँ पे जो है वो दी है। अगला स्टेप हमने क्या करना है कि हमने इसका एक आई फाइंड आउट करना है, विच इज़ एक्चुअली द मिडल एलिमेंट ऑफ द मिडल एलिमेंट, हमने उसको फाइंड आउट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे कि l+r करेंगे। अब अगर हम इसी केस को ले तो यहाँ पे हमारा अगर हम l+r डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, सो दिस इज़ 15 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास आएगा 7। तो हम 7th एलिमेंट को सबसे पहले जो है वो यहाँ पे उसको एज अ मिडल एलिमेंट लेंगे, और उससे जो है फिर हम आगे प्रोसेस करेंगे। अब हमने ये देखना है कि 3 हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि क्या ये जो k है ये करंट एलिमेंट के बराबर है, तो इट्स मीन के हमने एलिमेंट जो सर्च कर रहे थे वो फाइंड आउट कर लिया, और हम i जो है जो कि इंडेक्स नंबर है वो हम रिटर्न कर देंगे कि दिस इज़ आवर इंडेक्स नंबर। इसके अलावा 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जो k है वो जो करंट एलिमेंट जो है, ये जो 7th एलिमेंट जिसको हम कह रहे हैं, इससे छोटा हो सकता है या इससे बड़ा हो सकता है, और इन दोनों की बेस पे हम सेलेक्ट करेंगे कि वी हैव टू गो टू दी
लेफ्ट सब अरे और राइट सब अरे। तो अगर के इज़ लेस दैन करंट एलिमेंट तो हम उसको लेफ्ट सब अरे में सर्च करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट सब अरे ये वाली है, ये जो है ये सब अरे है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि आर को मूव करेंगे इधर, क्योंकि इसको हमने इग्नोर कर देना इन दैट केस। अच्छा, अगर तो ये है के इज़ ग्रेटर देन आई, तो फिर हम क्या करेंगे कि फिर हम राइट सब अरे देखेंगे और उसके लिए एल को जो है वो हम इधर मूव करेंगे। तो आप ये देखेंगे इन दोनों केसेस में इसी तरह से हो रहा है कि अगर हमने लेफ़्ट पे जाना है तो हम आर को चेंज कर रहे हैं, अगर राइट पे जाना है तो फिर हम एल को चेंज कर रहे हैं। तो ये फिर चूँकि ये वाइल लूप है, ये चलता रहेगा अनटिल जो है कि हमें वो एलिमेंट जो है वो मिल नहीं जाता। इन केस ये एलिमेंट नहीं मिलता है और ये लूप टर्मिनेट हो जाती है, तो हम उसको एन रिटर्न कर देंगे। एन मीन्स 16, यहाँ पे एन का मतलब है 16। तो जब 16 हमें मिलेगा तो उसका मतलब ये है कि हमें वो एलिमेंट जो है वो नहीं मिला, बिकॉज इसमें कोई भी इंडेक्स नंबर जो है वो 16 नहीं है। जो हमें इंडेक्स नंबर चाहिए के जो कि हम फाइंड आउट कर रहे हैं, दैट शुड बी बिटवीन 0 एंड 15। तो अगर 16 मिला है तो इट्स मीन के वो एलिमेंट जो है वो इस अरे के अंदर मौजूद नहीं है। अब इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ है दैट इज़ के हर दफ़ा जो है ये अरे हाफ में डिवाइड हो रही है। तो जब भी एक आइटेशन वाइल लूप की कंप्लीट होगी तो नेक्स्ट टाइम ये हाफ हाफ होती जाएगी। और उसमें जो है वो हमने इसको देखने के ये नहीं हम कह रहे कि इसमें जो है वो एन टाइम से लेगी लूप या जो है वो एन स्क्वायर टाइम से लेगी। दिस इज एग्जैक्टली कटिंग इनटू हाफ। तो लेट्स सी कि अब इसका जो है वो हम किस तरह से जो है वो हम रनिंग टाइम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं उसको जो है वो हम देखते हैं। ओके, to find the cost of this algorithm, in the worst case we can model the running time as a recurrence and then find the closed form solution। तो हमने recurrence को हमने जो है वो डिस्कस किया था, क्लोज फॉर्म सोल्यूशन भी हमने डिस्कस किए हुए। तो इसमें क्या रिकर्सिव कॉल में क्या होता है कि हर दफ़ा एल्गोरिथम खुद को कॉल करता है और एक प्रॉब्लम जो है वो सब डिवाइड हो जाती है। ओरिजिनल प्रॉब्लम का एक छोटा हिस्सा होता है, हम उसको जो है वो रिपीटेडली कॉल करते जाते हैं। तो इसमें भी एक्चुअली ये होगा कि हर दफ़ा हम इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि उसी अरे को लेंगे, लेकिन हर दफ़ा हर रिकरेंस कॉल में जो रिकर्सिव कॉल होगी उसमें ये जो अरे है इसका साइज हाफ होता जाएगा। तो इस तरह से जो है हम इसको जो है वो लेते जाएंगे। ईच रिकर्सिव कॉल्स टू द बाइनरी कट्स द साइज ऑफ द अरे अप्रोक्सीमेटली इन हाफ, सो वी कैन मॉडल द वर्स्ट केस कॉस्ट एज फॉलोज। तो इसमें क्या एज्यूमिंग हमने यहाँ पे एज्यूम किया था कि जो n की जो पावर है वो 2 है। तो इसमें अब क्या है कि दिस इज़ द बेस केस। इसका मतलब है कि जो हमने अभी पहले कंपैरिजन किया तो हमें सॉरी एक ही एलिमेंट उसमें है, तो इसका मतलब है कि वही हमें रिटर्न कर दिया। और अगर n जो है साइज ऑफ अरे इज ग्रेटर देन 1 एंड इट्स पावर ऑफ 2, तो उस सूरत में क्या होगा कि इसकी जो टोटल जो रनिंग कॉस्ट बनेगी उसकी क्लोज फॉर्म सोल्यूशन इज़ दैट इज़ t ऑफ n/2 + 1। तो एक उसमें जो है वो एक इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, दैट इज़ कि थोड़ा सा उसको उसमें जो है वो उसमें एक का इंक्रीमेंट होगा, एक स्टेप एक्स्ट्रा होगा। तो इफ़ वी एक्सपेंड द रिकरेंस वी फाइंड दैट वी कैन ओनली डू log n टाइम्स बिफोर वी रीच द बेस केस। तो अब इसमें क्या होगा कि इस केस तक विच इज़ आवर बेस केस, तो उससे पहले हमें जो है वो हमें जो है वो log n टाइम्स जो है वो हमें कंपैरिजन जो है वो करने पड़ेंगे। तो अगर आपको जो लास्ट एग्जांपल है जो हमने डिस्कस की थी उसमें अगर आपको पता हो तो जो एलिमेंट हम के सर्च कर रहे थे 45 था वो, और वो एग्जैक्टली 8 पोजीशन पे था दिस वन। तो लेकिन उससे पहले जो है वो हम जो थे अरे को 3 टाइम्स जो है वो हम उसको स्प्लिट कर चुके हुए थे। तो उससे अगर हम देखें तो चार कंपैरिजन हम ऑलरेडी उसमें जो है वो कर चुके हुए थे। फिर उसके बाद जो है फिर हम यहाँ पे ये बेस केस पे पहुँचे जो हमारा बेस सोल्यूशन है, और यहाँ पे फिर जाके हमें पता चला कि जो अरे एलिमेंट है दैट इज़ ऑन लोकेशन नंबर 8। सो द क्लोज फॉर्म सोल्यूशन फॉर द रिकरेंस इज़ log ऑफ n। तो इसका जो इसका पहले के जो इसकी जो वर्स्ट केस में इसकी जो कॉस्ट है, तो इसका जो जो इसकी वर्स्ट केस में इसकी जो
रनिंग कॉस्ट होगी, दैट इज़ द लॉग एन टाइम जो है, लॉग एन कंपैरिजन जो है वो हमें करने पड़ेंगे। और यहाँ पे जो लॉग की बेस हम ले रहे हैं वो 2 ले रहे हैं। ये हम ऑलरेडी इनिशियल लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हुए हैं कि अनलेस जो है वो हम स्पेसिफाई नहीं करेंगे, अदरवाइज हम जो है वो लॉग की बेस 2 ही लेंगे। तो दिस इज़ द रनिंग टाइम फॉर बाइनरी एंड सच। ये बेसिक्स एल्गोरिथम है और इसमें जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये सर्चिंग के लिए काफ़ी जो है वो इसकी इफेक्टिवली जो है वो यूज़ किया जाता है। ओके, तो इन नेक्स्ट लेक्चर हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि हमने प्रॉब्लम्स को एनालाइज हमने कैसे करना है और कुछ कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको जो है वो हम डिस्कस करेंगे। सो टिल नेक्स्ट लेक्चर, से यू अल्लाह हाफिज़, वी विल मीट इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर।